हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडी टॉक्स। और दोस्तों, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक वो रहने वाला है पाकिस्तान टर्की नेक्सस। और ये आया है हमारे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, क्योंकि अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो क्लैश हुआ है उसकी वजह से बहुत ज्यादा न्यूज में है कि भाई पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर जो वेपन्स हैं जैसे ड्रोन्स वगैरह हैं वो टर्की ने उनको भेजे थे, और चाइना के भी कुछ आए हैं वहां पे। तो ये पाकिस्तान और टर्की के बीच में ये जो रिलेशन है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है, इसकी थोड़ी हिस्ट्री हम लोग जानेंगे। कैसे वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं, प्रेजेंट में वो कैसे कोलैबोरेट कर रहे हैं, उनके बीच में डिफेंस रिलेशंस कैसे हैं, इंडिया को वो कैसे इंपैक्ट कर सकता है। इन सारी की सारी डायमेंशन पे आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भाई ऐसा क्या खास है इन दोनों के रिलेशन में जो उसको इतना ज्यादा डीप बनाता है। आपको जान के थोड़ी हैरानी होगी कि ये जो रिलेशन है वो हमारे इंडिपेंडेंस की मूवमेंट तक जाता है। तो इन सारे के सारे मुद्दों पे हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन पहले ये जान लेते हैं भाई ये न्यूज में है क्यों। देखिए, न्यूज में तो इस वजह से आपको पता चली गया होगा, जैसे यहां पे दिया हुआ है, इंटेंस शेलिंग अलोंग एलओसी, गवर्नमेंट सेज पाक सेंट 400 टर्किश ड्रोन्स टू अटैक 36 लोकेशंस। भैया, जब इंडिया ने पाकिस्तान के टेररिस्ट ठिकानों पे अटैक किया तो पाकिस्तान ने उसके जवाब में इंडिया के 36 लोकेशंस के ऊपर अटैक किया अपने ड्रोन्स के साथ। ऐसा कहा जाता है कि 300 से लेके 400 तक ड्रोन्स उन्होंने इंडिया की अलग अलग लोकेशंस पे अटैक किए। वो बात अलग है कि हम लोगों ने मोस्ट ऑफ देम को एक्चुअली इंटरसेप्ट कर लिया थैंक्स टू S-400 डिफेंस सिस्टम जो हम लोगों ने रशिया से लिया था। उसके अलावा कुछ ड्रोन्स हम लोगों ने यूज किए जो हम लोगों ने इजराइल से लिए थे। बराक 8 मिसाइल है, उसका भी हम लोगों ने यूज किया है, तेजस का यूज किया है। तो इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है वो मल्टी लेयर्ड है, जिसकी वजह से हम लोग पाकिस्तान के ज्यादातर ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने में सक्सेसफुल रहे। उसके अलावा पाकिस्तान ने चाइना की भी कुछ मिसाइल जैसे P-15 वगैरह का यूज किया था, वो भी हम लोगों ने इंटरसेप्ट किया है। हालांकि डेफिनेटली भाई युद्ध होता है जब किसी दो बड़े बड़े देशों के बीच में इस तरह के जो फायर एक्सचेंज होती है तो नुकसान बेसिकली दोनों साइड से होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि भाई इंडिया को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली हुआ ही है। बट फिर भी हमारा आज का मुद्दा यह है कि पाकिस्तान ये जो टर्की के वेपन्स यूज करता है, चाइना के करता है, उस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे और हमारा फोकस रहेगा यहाँ पे टर्की के ऊपर। तो भैया 300 प्लस ड्रोन्स जो है वो अटैक हुए हैं। देखिए, ड्रोन के मामले में दुनिया में 3-4 कंट्री ऐसे हैं जो आज के टाइम पे मानी जाते हैं कि ये सुपर पावर है, मतलब सबसे ज्यादा ड्रोन वो प्रोड्यूस करते हैं। उसमें से एक चाइना है जो कि नंबर 1 पे है। दूसरे पे आता है यहाँ पे टर्की। बस इसलिए टर्की भी बहुत ज्यादा ड्रोन्स प्रोड्यूस करता है, दुनिया भर में ड्रोन्स को एक्सपोर्ट भी करता है। टर्की का एक बहुत ही एडवांस ड्रोन है जिसका नाम है सोनगार। सोनगार तो वहां की कंपनी है जिसका नाम है असीगार्ड। ये सोनगार नाम का एक ड्रोन जो है वो प्रोड्यूस करती है। अभी ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान को सप्लाई हुआ था। जब पाकिस्तान के साथ इंडिया का इशू चलना शुरू हुआ था, हम लोग तैयारी कर रहे थे, उसी बीच में 2 मई को टर्की का एक बहुत बड़ा जहाज, एक बहुत बड़ा शिप जो एंटी सबमरीन शिप है, वो कराची पोर्ट पे आया था। वहां पे ऐसा माना जाता है कि वो इन ड्रोन्स को भर के लेके आया था। जब हम लोगों ने टर्की को पूछा भाई आपने क्यों भेजा है ये, तो टर्की कह रहा है अरे यार ये तो मेरा रेगुलर रूटीन है, मैं तो यहाँ पे रेस्ट करने आया हूँ, रिफ्यूलिंग करने आया हूँ। लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि वो शिप अपने साथ बहुत सारा वॉरहेड लेके आया था, जो C-13 हरक्यूलिस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। वो चाइना का भी कुछ आया होगा डेफिनेटली। तो यस, इनके बीच में जो रिलेशन है वो एक्चुअली है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और टर्की हमेशा हेल्प करता है पाकिस्तान की जब वो प्रॉब्लम में होता है, एंड वाइसी वर्सा ऑल्सो। लेकिन ये जो रिलेशन है ना वो आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। अगर आपने थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि हमारे देश में जब खिलाफत मूवमेंट चल रहा था लेट 1920s में, जो गांधी जी ने भी जो है खिलाफत मूवमेंट में जो है कांग्रेस ने पूरा सपोर्ट किया था, ये कह के कि भैया हिंदू मुस्लिम भाई भाई का ये बहुत बड़ा एग्जांपल होगा, और हुआ भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। पूरे देश भर में अगर आप एक दो इंसिडेंट को छोड़ दो, जैसे केरला वगैरह में हुआ, पूरे देश में हिंदूज ने मुस्लिम्स के साथ मिलकर खिलाफत मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, वो जो खिलाफत मूवमेंट था उसका मेन मोटिव क्या था? उसका मेन मोटिव ये था कि भाई जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर ब्रिटिश और टर्की ये दो अलग अलग ग्रुप्स में थे, और टर्की हार गया था। और टर्की के जो कैलिफ हुआ करते थे, खलीफा जिनको कहते हैं, बहुत सारे मुस्लिम वर्ल्ड में उनको सुप्रीम लीडर माना जाता था। इंडिया के भी ज्यादातर मुस्लिम जो हैं वो टर्की के, जो कि ओटोमन एम्पायर के खलीफा थे,
उनको कैलिफेट अपना माना करते थे, मतलब उनको एक गाइडेंस के तौर पे, स्पिरिचुअल हेड के तौर पे वो माना करते थे। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर टर्की हार गया तो उस समय वो जो कैलिफेट थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनके साथ जो है वो ठीक ठाक से उन्होंने बिहेव नहीं किया है, और उसके विरोध में ये प्रोटेस्ट हुए थे कि भैया जो ओटोमन एम्पायर के जो खलीफा हैं, जो कैलिफेट हैं, वो उनको दोबारा से री एस्टेब्लिश किया जाए। इस वजह से ब्रिटिश के अगेंस्ट में वो हुआ था। हालांकि ये सब नहीं हो पाया, वो बात अलग है, लेकिन वो मूवमेंट उस समय पे चली थी। और ये बात भी अलग है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टर्की के अंदर जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल चेंज हो गई, वहां पे सेकुलर गवर्नमेंट आ गई, खलीफेट वगैरह वहां पे रहा नहीं, वो एक अलग बात है। बट फिर भी ये जो रिलेशन है, जो ये इस्लामिक ब्रदरहुड आप इसको कह सकते हो, ये एक्चुअली तब से है। और बाद में पाकिस्तान सेपरेट हो गया। जब पाकिस्तान सेपरेट हुआ तो ये जो बॉन्ड था पाकिस्तान के बीच में और टर्की के बीच में, एक्चुअली वो कंटिन्यू रहा, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली और वो साइकी में था। हालांकि टर्की की पॉलिटिक्स पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी, बट फिर भी वो एक जो बॉन्ड था वो आपकी डीप मेमोरी में रह जाता है। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो टर्की के साथ बॉन्ड है उसकी शुरुआत एक्चुअली वहां से हुई है। बट इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस हैं। व्हाट आर द टर्कीज इंटरेस्ट इन पाकिस्तान? देखिए, टर्की के जो इस समय पे प्रेसिडेंट है, पहले तो भैया प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे मिस्टर एर्डोगन, आजकल तो वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो बेसिकली ही इज अ डिक्टेटर। उन्होंने बहुत सारी पावर्स अपने हैंड में इस समय ले रखी हैं, और ऐसा कहा जाता है कि ही इज अ लाइफ टाइम रूलर ऑफ टर्की नाउ। एर्डोगन जो है, उन्होंने प्रीवियस गवर्नमेंट से अपनी अप्रोच को पूरा चेंज कर लिया है। प्रीवियस जो गवर्नमेंट रही है, या अगर आप टर्की की इतिहास उठा के देखें, उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखें, वो सेकुलर रहा है। लेकिन एर्डोगन अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को बहुत ज्यादा जो है वो बेसिकली प्रोजेक्ट करते हैं, और एर्डोगन चाहते हैं कि ओटोमन एम्पायर की तरह है दोबारा से टर्की मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बने। तो वो इस इवन सऊदी अरेबिया से भी नाराज रहते हैं इस वजह से, क्योंकि सऊदी अरेबिया अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड का एक लीडर मानता है, और वो है भी, नो डाउट। तो ये एक मुस्लिम जो आइडेंटिटी है, इस्लामिक आइडेंटिटी है, वो बहुत स्ट्रांग होने लगी जब एर्डोगन लीडर बने टर्की के। तो उस वजह से जो है पाकिस्तान को यहां पे एकदम से उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। उसके अलावा अगर आपको थोड़ा हिस्ट्री में जानना पड़ेगा, जब हम लोग कोल्ड वॉर की बात करते हैं, भैया कोल्ड वॉर के अंदर पाकिस्तान और टर्की ये दोनों वेस्टर्न ग्रुप का पार्ट है, राइट। इंडिया जो है वो यूएसएसआर के क्लोज है, पाकिस्तान अमेरिका के क्लोज है, और टर्की तो नेटो का मेंबर भी है। तो टर्की और पाकिस्तान दोनों एक ग्रुप में हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में डेफिनेटली जो फ्रेंडशिप होना है वो नेचुरल बनता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। पाकिस्तान नेटो का पार्ट नहीं है, लेकिन यस, पाकिस्तान उस ग्रुप का पार्ट तो है। बाद में कई सारी ऐसी ग्रुपिंग बनी, जैसे 1955 के अंदर ग्रुप ही बनी जिसे जो है सेंटो कहते हैं। तो नेटो की तरह यह भी एक सेंट्रल जो है ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन टाइप का बनाया था इन्होंने। ये जो सेंटो बना था इसके अंदर कौन कौन थे? ईरान, इराक, पाकिस्तान, टर्की एंड यूनाइटेड किंगडम। तो नेटो की बेसिकली तर्ज पे सेंटो बनाया गया यूके के कहने पे, और इसके अंदर ये कंट्री जो है वो थे। लेकिन सेंटो का फोकस क्या था? सेंटो का फोकस था यूएसएसआर को कंट्रोल करना और इसको एक्सपैंड नहीं होने देना, ठीक है। नेटो की तरह काम नहीं करता था। नेटो क्या कहता है? नेटो कहता है कि भाई हम लोग सभी एक ही कंट्री हैं, बेसिकली एक तरह से अगर कोई नेटो के किसी एक कंट्री के ऊपर अटैक करता है तो उसको सारी कंट्रीज के ऊपर अटैक माना जाएगा, ऐसा होता है नेटो में। सेंटो में ऐसा नहीं है। 1965 का जब वॉर हुआ पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान ने सेंटो कंट्री से हेल्प मांगा। उन्होंने कहा भाई आप हमें हेल्प दीजिए, हम तो आपके ग्रुप का पार्ट है। यूके ने यह कहा कि हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो यूएसएसआर है, हम यूएसएसआर पे फोकस करेंगे। तो सेंटो जो है कुछ टाइम के बाद खत्म हो गया, बट दे वर अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, दे वर अ पार्ट ऑफ अ टीम। उसके बाद एक रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट बनाया गया जिसे आरसीडी कहते हैं 1964 में। इसके अंदर कौन कौन थे? पाकिस्तान, टर्की और ईरान। पाकिस्तान, टर्की और ईरान, आज भी ये तीनों कंट्री एक दूसरे के बहुत क्लोज है भाई। इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, बहुत सारा शेयर करते हैं, ट्रेनिंग वेनिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये एक नेक्सस जो है बना। अभी रिसेंट टाइम में क्या हुआ है, एक और नेक्सस बना है भाई मिडिल ईस्ट के अंदर, जो है टर्की का, पाकिस्तान का और कतार का। ये एक नया सेक्शन जो है वो बन के बाहर आया है। इसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन आपको देना जरूरी है ताकि आप प्रॉपर्ली बैकग्राउंड को समझ सको। देखिए, एक तरफ है सऊदी अरेबिया और यूएई, ठीक है। एक तरफ आता है आपका पाकिस्तान, आपका कतार और आपका टर्की, ठीक है। आप यहां पे एक चीज समझिए,
पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के क्लोज है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन टर्की और सऊदी अरेबिया के बीच में एक तरह का टसल चलता है, क्योंकि टर्की भी ये कहता है भैया मैं तो मुस्लिम वर्ल्ड का जो है लीडर बनना चाहता हूं। तो इन दोनों के बीच में है इशू, राइट। और पाकिस्तान में भी क्या रहता है ना, वहां पे जिस तरह का प्राइम मिनिस्टर आता है तो उस तरह की अलाइनमेंट उसकी हो जाती है, किसी टर्की की तरफ ज्यादा हो जाती है, किसी की सऊदी अरेबिया की तरफ ज्यादा हो जाती है, तो वहां पे चलता रहता है। बट फिलहाल एक नेक्सस बन गया है, ग्रुप बन गया जिसमें टर्की, पाकिस्तान और जो है कतार वो अलग अलग है। इवन कुछ समय पहले तो कतार को पूरी तरह से बाईपास कर दिया गया था, उसका एयर जो स्पेस है उसको भी रोक दिया गया था, उसके ऊपर बैन लगा दिया गया था सऊदी अरेबिया और यूएई के द्वारा, क्योंकि सऊदी अरेबिया यूएई कहता था कि भैया कतार जो है वो टेररिस्ट ग्रुप्स को जो है सपोर्ट करता है, इंक्लूडिंग हमास। हमास को फुल सपोर्ट है कतार का। इवन जब कतार के ऊपर इस तरह के सैंक्शंस लगाए गए थे सऊदी अरेबिया यूएई के द्वारा, एक टाइम तो ऐसा आ गया था जब टर्की ने अपने ट्रूप्स को कतार में भेज दिया था। मतलब इनके बीच में दोस्ती इतनी ज्यादा गहरी है। और टर्की ने उस समय सऊदी अरेबिया को ओपनली क्रिटिसाइज किया था, और पाकिस्तान ने भी जो है टर्की का उस समय टर्की का साथ दिया था। इवन कतार की एक जो है फ्लीट थी जिसके अंदर 10 WS-61 सी किंग हेलीकॉप्टर थे, उन्होंने पूरे के पूरे पाकिस्तान को डोनेट कर दिए। और पाकिस्तान के बहुत सारे लोग कतार में जाके काम करते हैं, मिलियंस की संख्या में। इतना ही नहीं, कतार की जो पुलिस है वहां पे भी आपको बहुत सारे पाकिस्तानीज देखने को मिलेंगे। ये एक मिडिल ईस्ट का आज के अंदर एक नया ट्रेंड आया है, जहां पे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो दूसरी कंट्री से अपने फ्रेंड से उनको हायर करती हैं। कतार में भी आपको लो रैंकिंग पुलिस ऑफिसर आपको पाकिस्तान के देखने को मिलेंगे। तो ये सब रहा। उसके अलावा पाक तुर्क मिलिट्री कंसल्टेटिव ग्रुप भी बनाया गया जो कि 1988 के अंदर था, जिसमें ये कई बार बहुत बड़ी बड़ी एक्सरसाइज जो है यहां पे करते हैं। अब देखिए जरा इनके बीच में किस तरह से जो रिलेशन है वो बेटर होता चला गया। भैया F-16 फाइटर जेट हैं, ठीक है, अमेरिका के हैं, लेकिन इनको मेंटेन कौन करता है? इनको टर्की मेंटेन करता है, क्योंकि अमेरिका ने 1965 के वॉर के बाद पाकिस्तान के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगाए थे, तब से अमेरिका इनको मेंटेन नहीं करता है। मतलब इनके जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह होते हैं वो भी टर्की से आते हैं, क्योंकि टर्की की एक्सपर्टीज है इस चीज में, और वो नेटो का पार्ट भी है। उसके अलावा जो अगोस्ता सबमरीन है पाकिस्तान की, इसको मेंटेन करने का काम जो है वो भी टर्की ही करता है। और जब भी पाकिस्तान को वेपन्स की रिक्वायरमेंट होती है वो टर्की की और चाइना की तरफ सबसे पहले देखता है। अभी वो अमेरिका की तरफ नहीं जाता है, पहले जमाने में जाता था, अब नहीं जा रहा है। 1.5 बिलियन डॉलर की एक डील हुई जिसके अंदर जो है 4 मिलगम क्लास कोवेट, जिसके अंदर ये छोटे शिप्स होते हैं बेसिकली, पाकिस्तान नेवी को दिए जाएंगे बाय टर्की। और ऐसा करने से कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो नेवी है वो ब्लू सी नेवी, ब्लू वाटर नेवी जिसको कहते हैं, वो बन जाएगी। अब देखिए जरा, हमारे पास है S-400। S-400 क्या कमाल कर सकता है, इस बार हम लोगों ने इस क्लैश में देखा। मोस्टली जो ड्रोन्स थे जो मिसाइल से पाकिस्तान की तरफ से आ रहे थे, हमारी S-400 ने उसको इंटरसेप्ट किया था और उसको हवा में ही उड़ा दिया था। S-400 लिया है भैया हम लोगों ने कहां से? रशिया से लिया है। मजे की बात यह है, नेटो का पार्ट होते हुए भी टर्की के पास S-400 है। टर्की ने रशिया से S-400 लिया है। अब पाकिस्तान के पास तो S-400 नहीं है, लेकिन पाकिस्तान टर्की की हेल्प से S-400 के डिफेंस सिस्टम को समझने की कोशिश करता है, ताकि उसको काउंटर किया जा सके जब इंडिया के साथ उनका क्लैश हो। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया है, वो उसको बिल्कुल तरह से समझ नहीं पाए थे। इवन हम लोगों ने ब्रह्मोस का भी यूज किया, जिससे उनके रडार वगैरह सब फेल हो गए, वो बात अलग है। अब देखिए कितने सारे डायमेंशन हैं जहां पे टर्की और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ अलाइन करते हैं। भैया यहां पे बात आती है दो जगह की, जिसमें दोनों ही जो है कंट्रोवर्शियल हैं, डिस्प्यूटेड हैं, जिसमें एक आता है कश्मीर, एक आता है साइप्रस। ठीक है, आप जरा यहाँ पे ना जो है साइप्रस की लोकेशन देखिए। भैया ये है आपका साइप्रस, और इधर है ये आपका टर्की, और ये आ जाता है आपका ग्रीस। ठीक है, तो साइप्रस को लेके टर्की और ग्रीस के बीच में इश्यूज हैं। इशू इतने सारे हैं कि जो नदर्न पार्ट ऑफ साइप्रस है ये टर्की एडमिनिस्टर करता है, लेकिन जो इसका साउथ वाला पार्ट है ये ग्रीस इसको एडमिनिस्टर करता है। बीच में जो रेड कलर वाला पार्ट नजर आ रहा है ये यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्सेस हैं यहां पे, जो बफर जोन इसको कहा जाता है। जो ग्रीन वाला पार्ट है ये ब्रिटेन की टेरिटरी है। इसका मतलब साइप्रस का नॉर्थ वाला पार्ट टर्की और साउथ वाला पार्ट जो है वो ग्रीस करता है। लेकिन ये टर्की को मिला कैसे? टर्की ने 1974 में एक्चुअली इसके ऊपर अटैक किया था, जो कि इलीगल अटैक था। तब से आधा पार्ट जो है वो टर्की के पास है। पाकिस्तान इस नदर्न टर्की को एक्सेप्ट करता है
के और कहता है कि भैया ये टर्की का पार्ट है, तो वहां पे पूरी तरह से खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करता है। 1964 में 1971 के अंदर भी टर्की का एक वॉर हुआ था साइप्रस ग्रीस के साथ फॉर द साइप्रस। उस समय भी पाकिस्तान ने हेल्प किया था। इवन ये भी कहा जाता है कि उस समय पाकिस्तान के बहुत सारे सोल्जर्स एक्चुअली टर्की की साइड से लड़े थे। 1983 में तो पाकिस्तान के जो मिलिट्री डिक्टेटर थे जियाउल हक, उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर टर्की साइप्रस को इंडिपेंडेंट अगर वो डिक्लेयर करना चाहता है तो सबसे पहला कंट्री पाकिस्तान होगा जो उसको रिकॉग्नाइज करेगा। तो भाई दोस्ती है बहुत गहरी, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद इनकी आइडियोलॉजी भी मैच करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मिस्टर एर्डोगन है वो पॉलिटिकल इस्लामिज्म में बिलीव करते हैं। इनसे पहले जितने भी टर्की के लीडर हुआ करते थे वो तो सेकुलर, क्योंकि टर्की एक सेकुलर कंट्री है कॉन्स्टिट्यूशनली, लेकिन ये भाई साहब ऐसा नहीं करते हैं। इन्होंने तो इवन कई पुराने जो बिल्डिंग्स हैं उनको जो है मस्जिद वगैरह भी डिक्लेयर कर दिया है, वो सब चीजें रही। तो ये पॉलिटिकल इस्लाम की जो बेसिकली आइडियोलॉजी है वो इनकी आपस में मैच करती है। 2003 के बाद अब तक 10 बार जो है मिस्टर एर्डोगन पाकिस्तान की यात्रा कर चुके हैं। अभी इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल में भी एर्डोगन पाकिस्तान आए थे और उन्होंने उसको अटेंड किया था। ये सारी चीजें रही। 2019 के अंदर कुआलालंपुर एक समिट हुआ। देखिए कुआलालंपुर में क्या होता है पता है? कुआलालंपुर में टर्की, कतर, पाकिस्तान, मलेशिया और इंडोनेशिया, भैया ये 5 कंट्रीज का एक ग्रुप है। ये 5 कंट्री एक दूसरे की हेल्प करती हैं, एक दूसरे के अलाइज हैं, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, कतर, टर्की और पाकिस्तान आते हैं। ठीक है, यही नेक्सस है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। इसे मलेशिया और इंडोनेशिया को अभी नेक्सस में आप मत जोड़िए एक तरह से, क्योंकि वो डिफेंस वाइज इनके साथ कोलैब नहीं करते हैं, लेकिन पॉलिटिकली और आइडियोलॉजिकली इन्हीं के साथ अलाइन करते हैं। मलेशिया के भी बहुत सारे लीडर्स कश्मीर वाले मुद्दे पे पाकिस्तान की साइड लेते हैं और इंडोनेशिया वाले भी ऐसा ही करते हैं। अब तो मोल्दी वाले भी करने लगे हैं। तो बेसिकली जो कुआलालंपुर समिट हुआ था 2019 के अंदर, इसका मेन मुद्दा क्या था? रोल ऑफ डेवलपमेंट इन अचीविंग नेशनल सिक्योरिटी। और ये मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स का एक ग्रुप था बेसिकली, जिसके अंदर वो बात करना चाहते थे भैया फ्यूचर में हम दूसरे के साथ जो है कैसे बढ़िया चीजें कर सकते हैं। मोस्टली लोगों ने ये माना, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, कि भाई ये जो ग्रुप है कुआलालंपुर समिट है, ये सऊदी अरेबिया की जो हेजमनी है, जो उसकी चौधराहट है, उसको चैलेंज करना चाहता है। सऊदी अरेबिया ऐसा मानता है। और सऊदी अरेबिया के लीडर्स ने क्या किया? पाकिस्तान में फोन घुमाया। पाकिस्तान में कौन बैठे हैं? मिस्टर इमरान खान बैठे हैं। सऊदी अरेबिया के लीडर ने इमरान खान को सीधा सीधा कहा कि भाई देखो, अगर तुम कुआलालंपुर में गए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। एक तो हम लोगों ने आपको जो बिलियंस ऑफ रुपीस का पैसा दिया हुआ है उसको तुरंत के तुरंत वापस भेजो। ऊपर से तुम्हारे लाखों की संख्या में जो पाकिस्तानी भिखारी जो सऊदी अरेबिया में सड़कों पे घूम रहे हैं कटोरा लेके, इनको तुरंत के तुरंत भेजो। और हम आपको किसी भी तरह की सपोर्ट नहीं करेंगे फ्यूचर में, अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो। जब सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को खुल्लम खुल्ला धमकी दिया, उस समय इमरान खान ने अपने पैर पीछे खींच लिए और कुआलालंपुर समिट में नहीं गए। और जब कुआलालंपुर समिट में नहीं गया पाकिस्तान, तो भाई टर्की नाराज हो गया और टर्की ने खुल्लम खुल्ला मीडिया के सामने सऊदी अरेबिया को बुरा कहा कि भाई ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। तो दोस्ती तो गहरी है, इसमें प्रेशर वो सऊदी अरेबिया ने डाल दिया वो बात अलग है, लेकिन आइडियोलॉजिकली पॉलिटिकली आजकल टर्की और पाकिस्तान का रिश्ता वो है गहरा होता चला जा रहा है। उसके अलावा टर्की आजकल इंडियन ओशन में भी भाई आजकल थोड़ा सा प्रेजेंस अपनी बढ़ा रहा है इंडियन ओशन रीजन के अंदर। 2017 में टर्की ने सोमालिया के अंदर अपना लार्जेस्ट ओवरसीज बेस बना दिया। मालदीव को 2024 में एक बेकार TB2 ड्रोन दे दिए, ये पाकिस्तान को पहले दिए जा चुके हैं। हालांकि मालदीव इनका कोई ज्यादा यूज करेगा नहीं, क्योंकि मालदीव के साथ कोई एज सच बेसिकली कोई डिफेंस वाइज कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ बिकॉज मालदीव भी इंडिया के खिलाफ आजकल बोलता है बहुत ज्यादा, तो उन्होंने ये उसको भी दे दिया। 2000 के बाद से टर्की ने कई बार पाकिस्तान के साथ इंडियन ओशन रीजन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी जो है नेवल एक्सरसाइज करी है। ये सब यहाँ पे रहता है। अब देखिए आइडियोलॉजी के पॉलिटिकल अलाइन करना बात अलग है, मेन मुद्दा होता है भाई वेपन्स, क्योंकि लड़ाई के टाइम में हथियार ही आपके काम आते हैं। पॉलिटिकली आइडियोलॉजिकली तो शायद आजकल हम लोग रशिया के साथ उतना क्लोज नहीं है, लेकिन डिफेंस वाइज आज भी इंडिया की 80% जो वेपन रिक्वायरमेंट है वो रशिया से ही आती है। तो वेपन्स ट्रेड ज्यादा जरूरी है, जो कि आपको एक्चुअल में वॉर में काम आता है। और अगर आप यहां पे टर्की का बात करें और पाकिस्तान की बात करें तो इनका वेपन का जो एक्सचेंज है वो बहुत कमाल का है। सिप्री एक संस्था है जो कि स्वीडन बेस्ड है, जो दुनिया भर में ये हिसाब किताब लगाती है भैया कौन कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है डिफेंस वाइज। टर्की 2015 और 19 से लेके 2020-24 तक
103%, 103% टर्की का एक्सपोर्ट बढ़ा है टू पाकिस्तान। 2020 में टर्की पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बना है आफ्टर चाइना। अमेरिका तो नीचे चले गए भाई। टर्की पाकिस्तान को बहुत कुछ सप्लाई करता है, जैसे बेख्तर ड्रोन जो हैं वो उन्होंने सप्लाई किए हैं, कमाकस क्रूज मिसाइल उन्होंने किया है, जो सोनगार ड्रोन है वो उन्होंने पाकिस्तान को दिया है। पाकिस्तान की जो सबमरीन है PNS गाजी, इसको कौन रिफिट करता था? इसको भी टर्की ही किया करता था। और गाजी के बाद में बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी। हम लोगों ने एक मूवी भी आई है 1971 के वॉर में, हम लोगों ने गाजी को डुबा दिया था। और ये साउथ एशिया की सबसे पहली लॉन्ग डिस्टेंस एक इस तरह की सबमरीन थी। 11,000 माइल किलोमीटर तक ये शायद जा सकती थी। पाकिस्तान ने इसको कहां से लिया था? पाकिस्तान ने इसको लिया था अमेरिका से, ठीक है। लेकिन इसको इंडिया ने डुबा दिया था 1971 के वॉर में। आप चाहो तो वो मूवी देख सकते हो। हालांकि इंटरनेशनली अभी भी एक मिस्ट्री है। कुछ लोग कहते हैं कि भैया पाकिस्तान ने ये कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से डूब गई थी, लेकिन इंडिया कहता है कि नहीं नहीं, इसको हमने ही यहां पे डुबाया था। खैर, ये सब चीजें की जाती हैं। उसके अलावा भाई टर्की और पाकिस्तान के बीच में सब चल रहा है ना, उस बीच में इंडिया कहां स्टैंड करता है? देखिए, अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में चलता है इशू एक एरिया को लेके जिसे बोलते हैं नगोर्नो कारबाख। नगोर्नो कारबाख को लेके अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में भयंकर इश्यूज चलते हैं, लड़ाई भी चलती है। यहां पे इंडिया अर्मेनिया को सपोर्ट करता है। भाई जब आप कश्मीर के मुद्दे पाकिस्तान को सपोर्ट करते हो तो हम भी अर्मेनिया को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि टर्की और पाकिस्तान खुल्लम खुल्ला अजरबैजान को सपोर्ट करते हैं। इवन रशिया का मिलिट्री बेस भी है अर्मेनिया के अंदर, क्योंकि पहले तो सभी रशिया का पार्ट हुआ करता था। तो ये सब रही। हम लोगों ने साइप्रस वाले मुद्दे पे ग्रीस को सपोर्ट किया, हम लोगों ने यहां पे अर्मेनिया को सपोर्ट किया, ग्रीस वहीं पे कश्मीर वाले मुद्दे पे इंडिया को सपोर्ट करता है, ठीक है। इवन आपको बड़ी जान के हैरानी होगी कि 2024 में हम लोग अर्मेनिया के लार्जेस्ट आर्म सप्लायर भी बन गए हैं, लार्जेस्ट आर्म सप्लायर बन गए हैं। 2024 में पाकिस्तान ने $1.6 बिलियन का डील किया है अजरबैजान के साथ, और वो अजरबैजान को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट भी एक्सपोर्ट करने वाला है। तो यहां मामला सिर्फ कश्मीर तक नहीं है, कश्मीर से आगे चला गया है, अर्मेनिया चला गया है, साइप्रस चला गया है, और हर मुद्दे पे आप देखोगे टर्की और इंडिया अलग अलग ग्रुप में आपको नजर आएंगे। अब प्रेजेंटली चीजें थोड़ी चेंज हो गई हैं। अब पहले तो पाकिस्तान अमेरिका के क्लोज था, क्लोज तो अभी भी है, नो डाउट। पाकिस्तान अगर चाहे, अमेरिका चाहे तो पाकिस्तान को कुछ भी कर सकता है, मतलब इतना कंट्रोल है उसका। बट फिर भी जो वो चेंज हुआ है पिछले कुछ सालों में, वो बिल्कुल विजिबल है। विजिबल कैसे है? पहले अमेरिका का सपोर्ट होता था मिडल ईस्ट, अफगानिस्तान, इराक, वो सब कंट्रीज में हुआ करता था। उस समय उसको पाकिस्तान की हेल्प की रिक्वायरमेंट होती थी, ISI हो चाहे वहां की आर्मी वार्मी हो। इवन जब USSR वाज देयर इन अफगानिस्तान, तब पूरे का पूरा जो मुजाहिदीन वाला मुद्दा है ये अमेरिका ने ही ट्रेन किया था पाकिस्तान वगैरह में। लेकिन अब चीजें गई हैं बदल, USA का शिफ्ट चला गया है इंडो पैसिफिक के ऊपर। 2022 में अमेरिका ने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को रिलीज किया था, जिसके अंदर एक बार भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया था, जबकि वहां पे 5 टाइम्स इंडिया का नाम लिया गया है। मतलब इंडो पैसिफिक मुद्दे पे इंडिया अमेरिका का अलाई है, जबकि पाकिस्तान दूर दूर तक भी नहीं है। पाकिस्तान इस चीज को समझता है, और पाकिस्तान को यह पता है कि मुझे अभी नए फ्रेंड्स बनाने की रिक्वायरमेंट है। तो वो कहां चला गया? वो टर्की के पास चला गया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हिस्टोरिकली अलाइन करते हैं। यहां पे एक और मुद्दा आता है, वो जिसे बोलते हैं इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है भाई। अगर IMEC की बात करें, ये देखिए जरा, IMEC में पता क्या होने वाला है? हम लोग इंडिया को ग्रीस से सीधा कनेक्ट करने वाले हैं, इवन हम लोग इटली तक भी जाएंगे। और ये हम लोगों ने कॉरिडोर बनाया है ट्रेड पर्पस के लिए। तो मुंबई से अगर आप चलोगे, कहां पहुंचोगे भैया? UAE से फिर आप जो है सऊदी अरेबिया होते हुए जाओगे इजराइल से फिर आप सीधा पहुंचोगे ग्रीस। अब बड़े कमाल की चीज देखिए, यहां पे टर्की को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया, बाईपास कर दिया गया। अब तक टर्की यह मानता था कि टर्की यूरोप और एशिया के बीच में एक कनेक्टिंग पॉइंट है, लेकिन IMEC ने टर्की को पूरी तरह से बाईपास ही कर दिया। क्यों किया? क्योंकि सऊदी अरेबिया नहीं चाहता था कि टर्की इसका पार्ट बने, क्योंकि सऊदी अरेबिया टर्की के बीच में इश्यू चल रहे हैं, नो डाउट इनके बीच में चल ही रहा है। अब ये सब हुआ। अब इसको थोड़ा सा बाईपास करने के लिए टर्की ने भी एक प्रोग्राम चलाया है, जिसको हम लोग इराक डेवलपमेंट रोड का नाम जो है इसको दिया गया है। लेकिन
कोई खास जो है इसका रेलेवेंस एज सच यहाँ पे नजर नहीं आता, क्योंकि कुछ खास इसके ऊपर काम हुआ भी नहीं है, राइट। तो आईएमएसी भी एक जो है बेसिकली जो कहते हैं ना फांस है, एक फांस मतलब टर्की और पाकिस्तान यहाँ पे भी एक साथ अलाइन करते हैं, और इंडिया जो है वो दूसरे ग्रुप पे यहाँ पे सऊदी अरेबिया वाले में आ गया है, इजराइल वाले में भी आ गया है। तो ये सब चीजें हैं, जब ये जमाना बदल गया है तो अलायंस जो है चेंज होती रहती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि भैया जब हम लोग इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो यहाँ पे ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। डेफिनेटली जो पावरफुल कंट्रीज होती हैं उनका इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। इवन अब जो सीज फायर हुआ है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, यहां पे भी अमेरिका का रोल जो है दिखता है। लेकिन जहां तक अलायंस की बात है, टर्की और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो काफी डीप जाते हैं। बट इंडिया के जो फ्रेंड्स हैं वो इससे ज्यादा पावरफुल हैं और डेमोक्रेटिक हैं। यूरोप के साथ हमारी अलाइनमेंट है, अब तो अमेरिका के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ। तो ऐसी डरने वाली दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, टॉपिक का मुद्दा यही था कि टर्की और पाकिस्तान एक्चुअली इनके बीच में रिलेशन को थोड़ा सा डिस्कस करना था। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी यहां पे हुआ होगा, राइट। हम लोग कश्मीर की बात करें, साइप्रस की बात करें, आर्मेनिया की बात करें, सब जगह पे टर्की और पाकिस्तान आपको एक साथ खड़े हुए नजर आएंगे। और इंडिया जो है वो अलग ग्रुप में है। इंडिया ग्रुप में कौन है? इजराइल है, फ्रांस है, जापान है, ये हमारे ग्रुप में है, ठीक है। तो इस पूरे आर्टिकल से हम लोग एक मेंस ओरिएंटेड एक क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? रिसेंट इंडिया पाकिस्तान क्लैश हाईलाइटेड द टर्की पाकिस्तान नेक्सस। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस इंडियाज स्ट्रेटेजी एंड इट्स पॉसिबल इंप्लीकेशन ऑन इंडिया। ठीक है, तो ये है भैया क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको दे दूंगा। अगर आपको नहीं पता है टेलीग्राम ग्रुप का तो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे ये ग्रुप है अपना यूपीएससी विद सितेंद्र, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका आंसर पोस्ट करूंगा, आप जो है इसका आंसर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये पीडीएफ भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। बाकी अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे वहां पे भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप जो है इसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस आर्टिकल में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।